नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। आखिर कैसे एक ही झटके में उसी देश की जनता ने चुनी हुई सरकार के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया, जिसे 7 महीने पहले सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर चुना गया था। ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी गई कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा देकर के अपनी जान बचाकर दूसरे देश में शरण लेनी पड़ी। जाहिर सी बात है, सब कुछ एक झटके में नहीं हुआ और ना ही अचानक हुआ। एक खेल जो खेला जा रहा था, या यूं कहे कि इसकी तैयारी लंबे समय से की जा रही थी, लेकिन अब जाकर मौका हाथ लगा। विदेशी मदद से विरोधियों ने मजबूत सरकार को न सिर्फ बेदखल किया, बल्कि डीप स्टेट थ्योरी ने पूरे सिस्टम को तहस नहस कर दिया। कुछ ऐसी ही साजिश भारत को तोड़ने की भी की जा रही है। बांग्लादेश में किसने आरक्षण का आग लगाया? पाकिस्तान और म्यांमार में किसने बदली सत्ता? कौन रच रहा भारत को तोड़ने की साजिश? बांग्लादेश की हालत देखकर मन परेशान है और बेचैन भी। आखिर कैसे एक स्थिर देश अस्थिर हो जाता है? 7 महीने पहले जिस देश ने अपना जनादेश दिया था, आखिर कैसे एक ही झटके में उसी देश की जनता ने चुनी हुई सरकार के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया। ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा देकर अपनी जान बचाकर दूसरे देश में शरण लेनी पड़ी। जाहिर सी बात है, सब कुछ एक झटके में नहीं हुआ और ना ही अचानक हुआ। एक खेल जो खेला जा रहा है, या यूं कहें कि इसकी तैयारी लंबे समय से की जा रही है, लेकिन अब जाकर मौका हाथ। विदेशी मदद से विरोधियों ने मजबूत सरकार को न सिर्फ बेदखल किया, बल्कि पूरे सिस्टम को तहस नहस कर दिया। दरअसल बांग्लादेश में काफी समय से डीप स्टेट थ्योरी काम कर रही थी। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर क्या होता है डीप स्टेट थ्योरी? दरअसल इसके तहत किसी देश के आंतरिक मामले को प्रभावित किया जाता है। कोई दूसरा देश सत्ता के लिए साजिश रचता है। कोई बाहरी ताकत दूर बैठे किसी देश में आंदोलन की आग को भड़काता है। गोपनीय और इलीगल पावर नेटवर्क को बूस्ट करता है। एक तरह से कहे तो समानांतर सरकार की तरह काम करती है। राज्य की राजनीतिक नेतृत्व स्वतंत्र रूप से अपने स्वयं के एजेंडे और लक्ष्यों को खोजती है। इस सिद्धांत का उपयोग षड्यंत्रों के लिए किया जाता है। बड़े पैमाने पर किसी देश की तख्ता पलट के लिए किया जाता है। आज बांग्लादेश की जो दशा है, डीप स्टेट थ्योरी के जरिए उसे इस मुकाम पर पहुंचाया गया है। बांग्लादेश में आज जो स्थिति है, कमोबेश कुछ ऐसी ही स्थिति पाकिस्तान की थी। हालांकि वहां की आवाम इमरान खान की समर्थक थी। बावजूद इसके इमरान खान की सरकार डीप स्टेट थ्योरी से गिराई गई थी। इमरान खान की पार्टी जब राजनीतिक रूप से स्थिर थी, ठीक उसी वक्त उनके सांसदों ने अपना पाला बदल लिया। इमरान खान पाकिस्तान के संसद में विश्वास मत हार गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ सरकार बनाई। लेकिन ये केवल सिक्के का एक पहलू है। सिक्के का दूसरा पहलू ये था कि नवाज शरीफ ने अमेरिकी एजेंसी CIA की मदद से इमरान खान की सरकार गिराई। कहते हैं जब इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे
उस वक्त अमेरिका और पाकिस्तान का 36 का आंकड़ा हो गया था। दक्षिण एशिया का एक और देश म्यांमार, जहां सेना ने अचानक से तख्ता पलट कर दिया। चुनी हुई सरकार को न केवल गिराया बल्कि प्रधानमंत्री आंग सान सू की जो जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। दुनिया भर में लोकतंत्र का सर्टिफिकेट बांटने वाला अमेरिका म्यांमार में चुनी हुई सरकार को गिराने पर चुप रहा। यह वही अमेरिका है जिसने अफगानिस्तान में लोकतंत्र के नाम पर तालिबान से जंग छेड़ दिया था। तो क्या माना जाए कि क्या म्यांमार में भी डीप स्टेट थ्योरी से चुनी हुई सरकार गिराई गई थी? क्या पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश के बाद भारत को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है? हालांकि भारत का सिस्टम इन देशों से अलग है। पाकिस्तान में जहां हमेशा से सेना की मर्जी चली, बांग्लादेश भी कमोवेश उसी राह पर। म्यांमार में भी हिंसा का लंबा इतिहास रहा है। इमरजेंसी को छोड़ दे तो दुनिया में भारत के लोकतंत्र की मिसाल दी जाए। लेकिन बीते कुछ सालों से भारत में भी कई लोग देश को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। चुनकर आई सरकार पर गलत तोहमत लगा रहे हैं। कुछ विदेशी ताकतें हैं जो दक्षिण एशिया को अपने इशारों पर नचाना चाह रही है। काफी समय से भारत को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। गाहे बगाहे पीएम मोदी ने इस दर्द को कई बार बयां भी किया है। भाइयों बहनों, मैं जानता हूं मैंने कैसे कैसी ताकतों से लड़ाई मोल ली है। मैं जानता हूं कैसे कैसे लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। मैं जानता हूं 70 साल का उनका मैं लूट रहा हूं। मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे बर्बाद करके रहेंगे। उनको जो करना है करे। भारत में विपक्ष के कुछ नेता पिछले कुछ महीनों से आरक्षण की आग को और भड़काने में लगे। एक समय था जब देश के नेता विदेशों में आंतरिक मामलों में चर्चा से बचते थे, लेकिन अब देश हो या विदेश, आरोप प्रत्यारोप के बीच हर मंच पर देश की आंतरिक चर्चा की जा रही है। गाहे बगाहे कुछ लोग विदेशियों से मदद की गुहार भी लगा देते हैं। आरक्षण की आड़ में देश में कौन सा खेल खेलने की तैयारी की जा रही है? क्या आरक्षण की आग भारत को जलाने की साजिश रच रही है? क्या भारत को भी अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है? और सबसे बड़ी बात, भारत पर इसका क्या असर होगा? इस वक्त ये सवाल सबके जहन में गूंज रहा है। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। जब से नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री देश की कमान संभाली है, हर क्षेत्र में देश का विकास हो रहा है। आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में पहल की जा रही है। मेक इन इंडिया के तहत मैन्युफैक्चरिंग को और बढ़ावा दिया जा रहा है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जा रहे हैं। दुनिया में डिजिटल हब के रूप में भारत उभर रहा है। बस यही बात कुछ लोगों को खल रही है और शायद कुछ देशों को भी। इसलिए भारत को अस्थिर करने की साजिश रची जा रही है। कौन रोकना चाहता है भारत की रफ्तार? भारत के सबसे तेज विकास से किसको टेंशन? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में कौन बन रहा विलेन? कौन फैला रहा संविधान बदलने का झूठ? दुनिया को क्यों चुभ रहा भारत का विकास? जब से नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री देश की कमान संभाली है, हर क्षेत्र में देश का विकास हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में पहल हो रही है। मेक इन इंडिया के तहत मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जा रहे हैं। दुनिया में डिजिटल हब के रूप में भारत उभर रहा है। लोग गरीबी रेखा से बाहर आ रहे हैं।
बस यही बात कुछ लोगों को खल रही है, शायद कुछ देशों को भी। इसलिए भारत को समय समय पर अस्थिर करने की साजिश रची जा रही है। भारत में कई सालों से डीप स्टेट थ्योरी पर काम किया जा रहा है। भारत को अस्थिर करने की साजिश रची जा रही है और भारत में आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि हाल के समय में जब भी सरकार का विरोध हुआ है, उसमें बांग्लादेश जैसी स्थिति की झलक देखने को मिली है। सीएए एनआरसी को लेकर प्रोटेस्ट, किसान आंदोलन, जाति जनगणना को लेकर आंदोलन, भारत पर विदेशों में हत्या का आरोप। अचानक से पूरे देश के एक्टिविस्ट ने एक आवाज उठानी शुरू की, संविधान को लेकर मुखर हो। जबकि प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी कह रही थी कि संविधान पर कोई आंच नहीं आने देंगे, लेकिन पूरे देश में झूठ फैलाया गया, जिसका नतीजा 10 साल बाद एक ऐसी सरकार बनी जिसको बहुमत नहीं मिल पाया। कमजोर सरकार देश में बनी, ऐसी सरकार बनी जो बैसाखी के सहारे चल रही। मजबूत सरकार में किस तरह फैसले लिए गए पूरी दुनिया ने देखा। जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई, कई देशों ने बयान जारी किया, लेकिन मजबूत सरकार पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन अब बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति को लेकर भारत पर निशाना साधा जा रहा है। कांग्रेस नेता संजय वर्मा ने तो यहां तक कह दिया कि बांग्लादेश की तरह पीएम आवास में देश की जनता घुस जाएगी। मैं तो सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं, 2 दिन से टीवी पे आप देख रहे हो, बांग्लादेश की जनता शेख हसीना की गलत नीतियों की वजह से, बांग्लादेश की सरकार की गलत नीतियों की वजह से कल प्रधानमंत्री आवास में घुस गई, राष्ट्रपति भवन में घुस गई। याद रखना नरेंद्र मोदी जी, एक दिन ये जनता जितने सड़क पे हिलोरे ले रही है, एक दिन तुम्हारी गलत नीतियों से तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुस जाएगी, कब्जा कर लेगी। अभी श्रीलंका में हुआ, पहले श्रीलंका में जनता प्रधानमंत्री के घर में घुसी, अब बांग्लादेश में घुसी। अब भारत का नंबर है, तो साथियों मैं अनुरोध करता हूं, भ्रष्टाचार सीएए एनआरसी में किसका हाथ? कौन आंदोलन को भड़का रहा था? आंदोलन की आड़ में किसकी साजिश? भारतीय संसद में 11 दिसंबर 2019 को सीएए एनआरसी को लेकर बिल पारित किया गया था, जिसके बाद दिल्ली की शाहीन बाग में 15 दिसंबर 2019 को महिलाओं ने सीएए एनआरसी को लेकर आंदोलन शुरू किया था। इस आंदोलन का कोई एक नेतृत्व नहीं कर रहा था, लेकिन जिस तरह महीनों यह आंदोलन चला, इसको लेकर कई सवाल खड़े हुए थे। किसानों को किसने भड़काया? किसने रची आंदोलन की साजिश? क्या मोदी सरकार को गिराने का था प्लान? आंदोलन की आड़ में किसने रची साजिश? किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए मोदी सरकार 3 कृषि कानून लेकर आई, लेकिन देश में कई जगह किसानों ने 3 कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिल्ली के बॉर्डर पर महीनों चले आंदोलन ने दुनिया भर में लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उस वक्त देश से बाहर कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में किसान कानून को लेकर रैलियां निकाली गई। आंदोलन कर रहे किसानों के पक्ष में बयान दिया गया। आखिरकार भारत सरकार को बिल वापस लेना ही पड़ा।
उस वक्त ऐसा कहा जा रहा था कि बाहरी ताकत किसान आंदोलन की आग को और ज्यादा भयावह करने की कोशिश कर रही है, भड़काने की कोशिश कर रही है। वैश्विक स्तर पर भी भारत को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। इसकी बानगी उस वक्त देखने को मिली जब कनाडा ने भारत पर भारतीय मूल के कनाडाई नागरिक खालिस्तान समर्थक आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाकर घेरा। भारत के बार बार इनकार करने के बावजूद भी कनाडा तोहमत लगा रहा। भारत हर बार सबूत मांगता रहा, लेकिन कनाडा केवल आरोप लगाता रहा। अमेरिका ने भी कनाडा के सुर में सुर मिलाया। ऐसे में भारत का पुराना रणनीतिक साझेदार देश रूस भारत के समर्थन में खुलकर आया। रूस ने यहां तक कहा कि अमेरिका भारत को अस्थिर करने की कोशिश में है। बीते कुछ महीनों में अमेरिकी नेताओं का जिस तरह से बयान सामने आया, वो कमोवेश इसी ओर इशारा कर रहा है। क्यों हो रही जाति जनगणना की मांग? भारत में जातियों को कौन भड़का रहा? कौन कर रहा आरक्षण की आग में झोंकने की साजिश? कौन फैला रहा संविधान बदलने का झूठ? कौन कर रहा देश को अस्थिर करने का प्रयास? आजादी के बाद पहली बार साल 1951 में जनगणना हुई। तब सरकार ने तय किया कि सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आंकड़े ही जुटाए जाएंगे। इसके बाद से ही एससी और एसटी के आंकड़े जारी होते हैं। लेकिन अब विपक्ष की ओर से लगातार जाति आधारित जनगणना की मांग उठाई जा रही है। चुनाव के दौरान विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाया। उसके बाद से लगातार जाति जनगणना की बात हो रही है। मौजूदा बजट सत्र में विपक्ष ने जाति जनगणना को बड़ा मुद्दा बनाया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पुरजोर तरीके से जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन गारंटीड लीगल एमएसपी इस सदन में पास करेगी। वैसे ही मैं कह रहा हूं, आपको अच्छा लगे ना लगे, जाति जनगणना इस हाउस में, इस सदन में पास करके हम आपको दिखाएंगे। जनगणना से ये जो छोटे छोटे खांचे आपने बनाए हैं, ये जो आपने सिस्टम बनाया है, चक्रव्यूह का सिस्टम बनाया है, ये टूट जाएगा। और इसके लिए हम पूरा दम लगा के, पूरा इंडिया गठबंधन दम लगा के ये काम करेगा। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष बीजेपी कांग्रेस पर जमकर निशाना साध रही है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर जाति के नाम पर देश को बांटने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। कांग्रेस पार्टी, श्री राहुल गांधी और पूरा कांग्रेस पार्टी सुबह शाम रात जाति 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 करते रहते हैं और यहाँ जाति पूछने पर सवाल खड़ा करता है। कांग्रेस पार्टी ने आज ऐसा काम किया है देश को कमजोर करने के लिए। खैर, भारत और बाकी देशों की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर। भारत सरकार ने माना है कि हसीना सरकार के पतन में विदेशी साजिशों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बावजूद इसके भारत किसी भी बाहरी हस्तक्षेप की स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। जिस तरह दक्षिण एशिया से स्थिति खराब होती जा रही है, लोकतंत्र पर डीप स्टेट हावी हो रहा है। ऐसे में आने वाले समय में भारत को किसी भी स्थिति के लिए पहले से सतर्क रहने की जरूरत है। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता।